टाइम। हमें लगता है कि ये घड़ी के कांटों की तरह लगातार चलते हुए यूनिवर्स को हमेशा बदलता रहता है, लेकिन टाइम लगातार नहीं चलता। और ये बात समझकर ही हम जान पाएंगे कि यूनिवर्स कैसे बना। और दो लोग जिन्होंने ये बात समझने में दुनिया की मदद की, वो दोनों वक्त के एक अजीब इत्तेफाक से जुड़े हुए हैं। मार्च 14 1879 को उल्म, जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ और 14 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में स्टीफन हॉकिंग की मौत हुई थी। ये दोनों दुनिया के सबसे जाने माने वैज्ञानिक हैं और इन दोनों ने मिलकर हमारा हर चीज को समझने का नजरिया बिल्कुल बदल दिया। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा नहीं होते तो हम सोच भी नहीं सकते कि 20वीं सदी की सूरत कैसी होती। 19वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ऐसा जबरदस्त आइडिया सामने रखा जिसने हमारा इतिहास बदल दिया। उसका नाम था रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने हमें कई आइडियाज दिए थे, उनमें से कईयों पर यकीन करना मुश्किल है और बाकी के आइडियाज हमारे होश उड़ा देते हैं। उनकी कल्पना इतनी गहरी थी कि उसने सच को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल दिया और टाइम एंड स्पेस से जुड़ी हमारी हर सोच को पलट दिया। और उनके काम ने स्टीफन हॉकिंग को प्रेरित किया, जिन्होंने आइंस्टाइन के आइडियाज का इस्तेमाल करके यूनिवर्स में होने वाली सबसे अनोखी घटना का राज हमें समझाया। ब्लैक होल्स को साइंस फिक्शन राइटर्स ने जैसा दिखाया है वो उससे भी ज्यादा अजीब है, लेकिन विज्ञान भी मानता है कि वो बिल्कुल असली है। हॉकिंग की सोच कमाल की थी। वो ऐसी बातों की खोज कर लेते थे जिन पर यकीन करना मुश्किल था और जो नामुमकिन लगती थी। वो जिंदगी के आखिरी पलों तक यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को बदलते रहे। उन्होंने कहा 40 साल में उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। उनकी तब बहुत याद आती है जब मैं कोई खोज करता हूँ और उन्हें बताने का मन करता है। ये कहानी है इन दो बेजोड़ वैज्ञानिकों की, जिन्होंने हमें दिखाया कि यूनिवर्स हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब और शानदार है। उस इंसान की बात मत सुनो जिसके पास जवाब हो, उस इंसान की बात सुनो जिसके पास सवाल हो। ये कहानी बर्न, स्विट्जरलैंड के इस अपार्टमेंट से शुरू हुई। आइंस्टाइन यहाँ अपनी पहली पत्नी मिलेवा के साथ 2 साल रहे, जो खुद एक फिजिसिस्ट थी। इस वक्त उन्होंने अपनी सबसे महान खोज की थी। जरा सोचिए, इन दीवारों ने कितनी कमाल की बातें सुनी होंगी, उनकी अक्लमंदी के कैसे कारनामे देखे होंगे। पर जब 1903 में वो यहाँ आए, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि आइंस्टाइन इतने महान बनेंगे। बल्कि उनकी हालत बेहद कम अक्ल वाले इंसान जैसी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में बहुत अजीब थे। उन्होंने जिंदगी की शुरुआत में बहुत देर से बोलना शुरू किया और इस वजह से उनके माँ बाप काफी वक्त तक उनके लिए परेशान रहे। आइंस्टाइन बहुत छोटी उम्र से ही अपनी मर्जी के मालिक थे। वो उन चीजों पर ध्यान देते थे जो उन्हें दिलचस्प लगती थी, और स्कूल में जो बातें उन्हें जरूरी नहीं लगती थी वो उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते थे। वो अक्सर अपने प्रोफेसर से झगड़ते थे। वो जैसे तैसे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर पाए, और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था।
तो किसी तरह आइंस्टाइन को एक निचले दर्जे का काम मिला और वो था स्विट्जरलैंड में बेन के पेटेंट ऑफिस में पेटेंट कलर का काम। और आइंस्टाइन चुने गए लोगों की लिस्ट में सबसे नीचे थे। 1903 में आइंस्टाइन की ये हालत थी, एक पढ़ाई में कमजोर इंसान जिसे बेकार काम मिला था, लेकिन असल में इसमें उनका फायदा था। ये एक तरह से उनके लिए बेहतरीन काम था, क्योंकि वो अपना दिन आराम से काट लेते थे और कुछ पैसे कमा लेते थे और फिर अपना जरूरी वक्त बिताते थे फिजिक्स की रिसर्च में। वो अपने दिमाग के अंदर ही जी रहे थे और ये बात सारी दुनिया के लिए एक वरदान साबित हुई। जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ। इत्तेफाक से 300 साल पहले उसी दिन गैलीलियो की मौत हुई थी। आइंस्टाइन से अलग वो बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज थे और हालांकि वो अपने आप में किसी साइंटिस्ट से कम नहीं थे, लेकिन वो पहली बार सुर्खियों में 1984 में आए जब उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाजार में आई, जिसमें उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज आम लोगों को समझाने की कोशिश की। मेरा एक ही लक्ष्य है और वो है इस यूनिवर्स को समझना। हॉकिंग एक बेहद दिलचस्प इंसान थे। उनकी अक्ल और समझदारी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उन्हें समझना बहुत मुश्किल था। स्टीफन को जिंदगी से प्यार था। वो मुझे अपने साथ अंटार्कटिका ले गए। वो एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट में गए थे ताकि वेटलेस होना महसूस कर सके। वो जिंदगी खुलकर जीते थे। जब वो टीनेजर थे, क्लास में सब उन्हें आइंस्टाइन बुलाते थे और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन 1962 में जब वो सिर्फ 20 साल के थे तो हॉकिंग की ये मस्त मौला जिंदगी की रफ्तार अचानक पूरी थम गई। उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी हो गई और डॉक्टर्स ने कहा कि वो सिर्फ 2 साल जिंदा रहेंगे। ये खबर सुनते ही मैं बहुत मायूस हो गया। मेरी हालत बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। लेकिन उन्होंने अपने शरीर के इस कमी के आगे कभी घुटने नहीं टेके। स्टीफन जैसा जिद्दी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अपने शरीर की कमी को उन्होंने कभी भी अपने काम के बीच में आने ही नहीं दिया। अपने दिमाग की ताकत के दम पर स्टीफन हॉकिंग ने यूनिवर्स के दूर दराज हिस्सों तक फैले स्पेस एंड टाइम की बारीकियों को समझा। मैं अब बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ। मोटर न्यूरॉन बीमारी से पहले मैं जिंदगी से बोर हो गया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ तो मुझे जिंदगी की असली कीमत का एहसास हुआ। स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन वो दोनों एक जैसी सोच रखते थे जिसके जरिए वो यूनिवर्स को नए और जबरदस्त तरीके से देख सकते थे। और इस नई सोच की शुरुआत स्विट्जरलैंड में 1905 में हुई थी। मुझ में कोई खास खूबी नहीं है, मुझे बस चीजों को जानने की जबरदस्त चाहत है। 1905 ये वो साल है जिसे फिजिसिस्ट चमत्कारों का साल कहते हैं। उन्होंने इस साल 4 पेपर्स लिखे और वो चारों पेपर्स उन्हें नोबेल प्राइज दिलाने लायक थे। उस साल मई में आइंस्टाइन ने एक दोस्त को खत में कहा, मैं तुम्हें 4 पेपर्स भेजूंगा। पहला पेपर लाइट की रेडिएशन और एनर्जी से जुड़ी खूबियों के बारे में होगा। दूसरा एटम्स का असली आकार पता करने के बारे में होगा। तीसरा इस बारे में था कि एक लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे चलते हैं। लेकिन चौथा पेपर, जिसमें उनकी स्पेशल रिलेटिविटी की थियरी थी, उसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। चौथे पेपर में स्पेस एंड टाइम की नई थ्योरी है। आइंस्टाइन ने लिखा कि कैसे बर्न में बने इस बरसों पुराने क्लॉक टावर ने उन्हें टाइम के बारे में सोचने को प्रेरित किया। टाइम
वो चीज जिसके जरिए हम दिन और सालों का हिसाब रखते हैं। हम मानते हैं कि ये लगातार चलता रहता है और कभी बदलता नहीं। आइंस्टाइन ये साबित करने वाले थे कि कैसे हमारी सोच बिल्कुल गलत थी। उन्होंने अपना ये पेपर 26 सितंबर 1905 को छपवाया। ये उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की शुरुआत थी और इसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस थ्योरी से पहले का वक्त एक तरफ है और बाद का दूसरी तरफ। उसे समझने के बाद आपका नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है और साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ यही हुआ, क्योंकि उनके लिए पूरी दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये हम इंसानों के लिए एक शानदार पल था, क्योंकि इस तरह की बातें हमारे सामने आने पर हमें एहसास होता है कि हमारा दिमाग क्या कुछ कर सकता है। आइंस्टाइन ने हमें कई आइडियाज दिए थे, उनमें से कईयों पर यकीन करना मुश्किल है। बाकी के आइडियाज हमारा दिमाग हिला देते हैं, लेकिन इनसे पता चलता है कि आइंस्टाइन एक बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि हमारी यूनिवर्स की जो बुनियादी बनावट है वो उससे बहुत अलग है जो हम देखते और सुनते हैं। ये समझने के लिए कि आइंस्टाइन ने टाइम को देखने का हमारा तरीका कैसे बदला, हमें लाइट और दुनिया को देखने के नजरिया से जुड़ी एक बुनियादी बात को समझना होगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लाइट के अलावा बाकी सभी चीजें लगभग एक ही तरह से हिलती डुलती हैं, और मैं इस टेनिस बॉल मशीन की मदद से आपको दिखाऊंगा कि असल में मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं इन बॉल्स को यहां खड़े इस पिकअप ट्रक से शूट करूं तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलेंगी। लेकिन एक बात और है, अब अगर मैं इस वक्त पर मशीन के पीछे से देखूं या कोई नीचे खड़ा आदमी देखे तो हम दोनों को एक ही चीज दिखेगी कि बॉल्स इसमें से निकलकर थोड़ी दूर जाकर गिर गई। लेकिन जब ट्रक चलना शुरू कर दे तो ये बात बदल जाती है। जब मैं आगे जाता हूं तो ट्रक के चलने की वजह से बॉल की दिशा देखने में बदली हुई लगती है। अगर कोई ट्रक में मशीन के पीछे खड़ा हो तो उसे दिखेगा कि बॉल ट्रक जितनी ही रफ्तार से निकलती हुई एक सीध में आगे की तरफ जाकर गिरी। पर जो इंसान नीचे खड़ा होगा उसे बिल्कुल अलग चीज दिखाई देगी। उसे लगेगा बॉल्स उतनी दूर नहीं जा रही हैं। और जब ट्रक की रफ्तार बॉल्स की रफ्तार जितनी हो जाएगी तो लगेगा कि वो कहीं नहीं जा रही हैं। नीचे खड़े आदमी को लगेगा कि बॉल सीधे नीचे जमीन पर गिर रही हैं। वो कहते हैं ना, जो दिखता है होता नहीं। यूनिवर्स में हर चीज ऐसी ही काम करती है, हर चीज सिवाय लाइट के। क्योंकि चाहे आप जहां भी हो या चाहे आप जितनी भी तेज चल रहे हो, आपको लाइट हमेशा एक ही रफ्तार से चलती हुई दिखाई देगी। और आइंस्टाइन ने इस बात के जरिए टाइम को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अलग समझना नजर का एक धोखा है जो लंबे वक्त से चला आ रहा है। तो पहली दिक्कत ये थी जिसने आइंस्टाइन को सोचने पर मजबूर कर दिया, वो थी लाइट और उसकी स्पीड। लाइट की स्पीड किसी बेसबॉल या फिर किसी ऐसी आम चीज की स्पीड की तरह बर्ताव नहीं करती जिसे हम फेंकते हैं। और आइंस्टाइन को लगने लगा कि शायद हम लाइट को उतने अच्छे से नहीं समझते हैं जितना हमें समझना चाहिए। आइंस्टाइन को पता था कि अगर वो लाइट की खूबियों को समझ पाए तो वो ये समझ जाएंगे कि यूनिवर्स असल में किस तरह काम करता है। और उसके लिए उन्होंने अपने दिमाग में एक बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि वो एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और उनके पास एक घड़ी है जो लाइट की मदद से टाइम बताती है। इस घड़ी में लाइट का एक फोटोन दो शीशों के बीच ऊपर नीचे उछलता है और टाइम नापा जाता है। पास की एक ट्रेन में ऐसी ही घड़ी ठीक उसी रफ्तार से काम कर रही है। फिर आइंस्टाइन ने सोचा कि ट्रेन चलने लगती है और तब उन्हें एहसास हुआ कि जब ट्रेन चलेगी तो ट्रेन में रखी घड़ी उन्हें अलग तरीके से काम करती दिखाई देगी।
जब ट्रेन चलने लगेगी तो उन्हें वही फोटोन ऊपर नीचे जाने के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। फोटोन अब ज्यादा दूरी तय कर रहा है क्योंकि लाइट की स्पीड नहीं बदलती, इसलिए फोटोन ये दूरी ज्यादा देरी से तय करेगा। आइंस्टाइन के हिसाब से इसका एक ही मतलब था, टाइम उस चलती हुई ट्रेन पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और ट्रेन जितनी तेज चलेगी वक्त उतना ही धीरे गुजरेगा। ये एक बेहद जबरदस्त आइडिया था। आइंस्टाइन का कहना था टाइम हमेशा एक ही स्पीड से आगे नहीं बढ़ता, वो रिलेटिव होता है। हम सबको यही लगता है कि टाइम एक ही स्पीड से आगे बढ़ता है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कितनी तेजी से चल रहे हैं। इन बातों का आपकी घड़ी के हर एक सेकंड आगे घूमते रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और आइंस्टाइन ने कहा ये सही है कि वक्त को लेकर हम हर रोज यही महसूस करते रहे, लेकिन हमें जो महसूस होता है वो सही नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन ऐसे काल्पनिक एक्सपेरिमेंट से कहीं ज्यादा आगे थे। उन्होंने अपनी थ्योरी को मैथ्स की मदद से साबित भी किया। इस मैथमेटिकल इक्वेशन से आइंस्टाइन ने पता लगाया कि तेजी से आगे बढ़ती घड़ियां कितनी धीमी होंगी और इस बात के नतीजे बहुत ही अनोखे थे। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब ट्रेन की रफ्तार लाइट की स्पीड के मुकाबले कम होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में वक्त लगभग बराबर लगता है। लेकिन अगर आप लाइट की स्पीड के जितना करीब जाएंगे तो देखेंगे कि कर्व उतनी ज्यादा तेजी से अचानक ऊपर की तरफ जाने लगता है। यानी लाइट की 50% स्पीड पर ट्रेन का एक दिन में प्लेटफॉर्म के 1.25 दिन के बराबर होता है। 75% स्पीड पर वो 1.5 दिन हो जाता है और 99% पर 1 हफ्ते के बराबर। और जब ट्रेन की स्पीड लाइट का 99.99% है, यहाँ मैंने 12 नाइन्स लगाकर इसे लगभग लाइट की स्पीड के परसेंटेज जितना कर दिया है। और अब ट्रेन का एक दिन प्लेटफॉर्म पर 20,000 साल के बराबर होता है। टाइम के धीमे होने का ये असर सिर्फ आइंस्टाइन की लाइट क्लॉक पर ही नहीं होता। अगर हम उतनी तेजी से सफर कर पाए तो ये असर हम पर भी होगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी वो जरिया हो सकती है जिसकी मदद से हम अर्थ से निकलकर यूनिवर्स के कोने कोने में जा पाएंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें लगभग लाइट की स्पीड से सफर करने का कोई तरीका ढूंढना होगा और ऐसा तरीका ढूंढना ही स्टीफन हॉकिंग की दिली ख्वाहिश थी। हमेशा ऊपर आसमान की तरफ देखना चाहिए, नीचे अपने पैरों की तरफ नहीं। गुड आफ्टरनून। आज हम ब्रेक थ्रू स्टार शॉट और स्पेस में हमारे भविष्य के बारे में बात करने आए हैं। 2016 में इंटरनेट से करोड़पति बने यूरी मिलर के साथ हॉकिन ने एक ब्रेक थ्रू स्टार शॉट नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया। मैं मानता हूं हम अपनी हद के पार जाकर ही कुछ अलग कर सकते हैं। आज हमारी हद है दूर मौजूद तारों तक ना पहुंच पाना, लेकिन अब हम ये हद भी पार कर सकते हैं। आज हम कसम खाते हैं कि यूनिवर्स में आगे जाने के सपने को पूरा करेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं और उड़ान हमारी फितरत है। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट का मकसद है ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बनाना जो लाइट की स्पीड के एक बड़े हिस्से जितनी रफ्तार से सफर कर सकता हो। वर्जीनिया में एरोस्पेस इंजीनियर जैक मैनचेस्टर स्टीवन हॉकिंग के सपने को सच करने की कोशिश कर रहे हैं। 60 के दशक में वॉलप्स आइलैंड फ्लाइट फैसिलिटी को उन कैप्सूल्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया जिनमें इंसानों को पहली बार स्पेस में भेजा गया, जिससे चांद पर जाने की पहल हुई। हमने चांद पर जाने का फैसला किया है। हम इस दशक में चांद पर जाएंगे और ऐसे दूसरे काम भी करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि ये आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मुश्किल है। तो ये सामने एंटारिस रॉकेट है और इसके ऊपर अमेरिकन फ्लैग के पीछे एक सिग्नस नाम का व्हीकल है और उसके पीछे बक्से जैसे हिस्से में एक स्पेस क्राफ्ट है जो मैंने बनाया है। अफसोस, जैसा आप देख सकते हैं अभी मौसम अच्छा नहीं है और पिछले 2-3 बार से मैं जब भी यहाँ रॉकेट लॉन्चेस देखने आया हूँ ऐसा ही हुआ है। मैंने अब तक बनाई अपनी किसी चीज को लॉन्च होते हुए नहीं देखा।
जैक के स्पेसक्राफ्ट से स्पेस ट्रैवल के एक नए तरीके को टेस्ट किया जाएगा, जिससे हम स्टीवन हॉकिंग के सपने को सच करने के थोड़ा और करीब पहुंच जाएंगे। इस मिशन पर हम इस चीज को टेस्ट करने वाले हैं। इसे स्प्राइट कहते हैं। ये इस वक्त दुनिया का सबसे छोटा स्पेसक्राफ्ट है। ये 3.5 सेंटीमीटर लंबा और उतना ही चौड़ा है और 4 ग्राम का है। ये असल में एक छोटा सर्किट बोर्ड है और यहाँ पर एक छोटा कंप्यूटर है जिसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, और इसमें एक रेडियो ट्रांसीवर, रेडियो के लिए एंटीना, और ये देखिए यहाँ कुछ सेंसर्स हैं। तो प्लान ये है कि अगर ये रॉकेट लॉन्च हो गया तो ऐसे 100 सर्किट अर्थ के निचले ऑर्बिट में छोड़े जाएंगे और वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे और फिर सेंसर से नीचे हमारे पास जरूरी डेटा वापस भेजेंगे। अगर ये तरीका कारगर रहा तो कुछ साल में हम ऐसे स्प्राइट्स पूरे यूनिवर्स में भेजना शुरू कर पाएंगे जो हमारी आज तक की बनाई किसी भी चीज से 1000 गुना ज्यादा तेज सफर कर पाएंगे। आखिर में हम चाहते हैं कि हम अपने आसपास के सोलर सिस्टम्स में स्पेसक्राफ्ट भेज पाएं, स्टार्स पर स्पेसक्राफ्ट भेज पाएं, और जो स्टार हमारे सबसे करीब है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी, और वो हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर है और नॉर्मल रॉकेट से हमें उस तक पहुंचने में तकरीबन 10,000 साल लग जाएंगे। इसलिए हमारे पास एक अलग प्लान है। हम अर्थ पर एक बहुत ही बड़ी लेजर बनाने वाले हैं। ये लेजर 1 किलोमीटर चौड़ी होगी और इसमें 100 गीगावाट्स की पावर होगी, और फिर हम एक बहुत ही छोटा और हल्का स्पेसक्राफ्ट बनाएंगे जिसे लेजर चलाएगी। अगर हम एक स्प्राइट को इस 100 गीगावाट की लेजर से चलाएंगे तो हम इसे एक तोप के गोले से भी तेजी से एक्सेलरेट कर पाएंगे, 60,000 जीस की रफ्तार से, और कुछ ही मिनटों में उसे लाइट की 20% स्पीड तक पहुंचा सकते हैं। लाइट की स्पीड की 20% पर आइंस्टाइन ने जैसे बताया था वैसे टाइम धीरे होना शुरू हो जाता है। अर्थ पर खड़े लोगों के लिए टाइम जितना आगे बढ़ता है, स्पेसक्राफ्ट पर उससे काफी धीरे आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें नतीजों के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। 4 लाइट ईयर्स के हिसाब से सिग्नल्स को अर्थ पर वापस आने में 4 साल लगेंगे, यानी इस पूरे मिशन में 25 साल लग जाएंगे। वैसे देखा जाए तो पहले के मिशन के हिसाब से ये वक्त कम है। ये ह्यूस्टन से मिशन कंट्रोल है। सब कुछ ठीक है और हम वक्त पर लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। कुछ घंटों बाद आसमान साफ हो गया और इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। 3, 2, 1 लॉन्च शुरू हो चुका है। NG-10 मिशन का रॉकेट उड़ रहा है जो सिग्नस को ISN में ले जाएगा। और इसके साथ ही शायद हमने स्टार्स की तरफ पहला बड़ा कदम लिया है। ये ऐसा सफर है जिसकी मदद से शायद हम एक दिन इंसानी एक्सप्लोरर्स को यूनिवर्स में भेज पाएंगे। ये वो सफर है जिसका सपना अल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा था और जिसे स्टीवन हॉकिंग सच करना चाहते थे। कल्पना जानकारी से ज्यादा जरूरी है क्योंकि जानकारी की एक हद होती है, जबकि कल्पना दुनिया के पार भी जा सकती है। 1909 में आइंस्टाइन की शोहरत काफी बढ़ने लगी और उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिच में प्रोफेसर बना दिया गया। यहाँ पर उन्होंने अपने मिशन के अगले पड़ाव पर काम करना शुरू किया, जिसमें हमारी यूनिवर्स की समझ पूरी तरह बदलने वाली थी। वो अपनी बनाई नई थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की मदद से ग्रेविटी के नियमों को बदलने वाले थे। आइंस्टाइन को पता था स्पेस और टाइम एक ही स्ट्रक्चर का हिस्सा है और पूरा यूनिवर्स असल में 4 डायमेंशन से बना है, जिसमें टाइम स्पेस के बाकी 3 डायमेंशन के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसे स्पेस टाइम कहते हैं और आइंस्टाइन को पता था कि इसकी सबसे खास बात ये है कि ये जगह जगह से मुड़ सकता है। आइंस्टाइन का कहना ये था कि हमें स्पेस को एक कपड़े की तरह समझना चाहिए और जब इसमें कोई मैटर या एनर्जी ना हो तो कपड़ा एकदम सीधा रहता है और इस पर चलने वाली चीजें सीधी लाइन में चलती है। कुछ इस तरह से उनमें कुछ खास बदलाव नहीं होता है। लेकिन खास बात ये है कि अगर इसमें कोई बड़ी चीज जैसे सन रखा हुआ हो
तो सिर्फ इस सन की यहाँ होने की वजह से इस कपड़े को मोड़ देगा, और फिर जब कोई और चीज इस कपड़े पर होगी, जैसे कोई प्लेनेट, तो वो अब इसके आसपास गोल गोल घूमने लगेंगी, यानी कि एक ऑर्बिट में। क्योंकि ये एक घुमावदार माहौल में चल रहा है जो सन ने अपने आसपास बनाई है। और ग्रेविटी की ताकत असल में इस तरह से काम करती है, जिसमें स्पेस खुद मुड़कर प्लेनेट को इन टेढ़े मेढ़े गोल रास्तों पर धकेलता है। यही आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सबसे खास बात है। ये आसान सी थियरी लगती है जिसे हम 2 डायमेंशंस में आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन स्पेस 2 डायमेंशनल फैब्रिक नहीं है। ये 3 डायमेंशनल भी नहीं है। स्पेस एक मुड़ा हुआ 4 डायमेंशनल फैब्रिक है जिसमें अजीबोगरीब आकार बनते हैं जिसकी हम इंसान कल्पना ही नहीं कर सकते। एक बार फिर अपनी थियरी को दिखाने के लिए आइंस्टाइन ने मैथ्स का सहारा लिया। तो आइंस्टाइन ने आखिरकार स्पेस एंड टाइम के टेढ़े मेढ़े आकार के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई, जो एक बहुत ही लाजवाब इक्वेशन है। इसके लेफ्ट पर स्पेस टाइम का घुमावदार आकार है और उसके राइट पर ये एनर्जी और मैटर को नापने का फॉर्मूला लिखा है। यानी इसके लेफ्ट पर मैथमेटिक्स है और इसके राइट पर फिजिक्स है। और ये कमाल की बात है कि दोनों एक ही इक्वेशन में एक साथ मौजूद हैं। और इस इक्वेशन से पता चलता है कि मैटर स्पेस टाइम को बताता है कि उसे कैसे मुड़ना है, और स्पेस टाइम मैटर को बताता है कि उसे कैसे चलना है। मेरे ख्याल से ये बात हमें याद दिलाती है कि बुनियादी तौर पर यूनिवर्स कितना खूबसूरत और सिंपल है। लेकिन जब आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी रिसर्च को छापा तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस वक्त यूरोप 1 साल से वर्ल्ड वॉर की चपेट में आया हुआ था। लोगों तक दूर दराज की खबरें नहीं पहुंच पा रही थी। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच संपर्क टूट चुका था। हर जगह ट्रेंच वारफेयर चल रहा था। जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए शुरू में इस बात को एक बड़ी खोज की तरह नहीं देखा गया, क्योंकि शायद कई लोगों तक इसकी खबर पहुंच ही नहीं पाई थी। आइंस्टाइन की थियरी शायद बरसों तक किसी को पता नहीं चलती अगर एक महान इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर आर्थर एडिंगटन का उस पर ध्यान न जाता। 1990 में एडिंगटन एक टेलीस्कोप लेकर अटलांटिक ओशन में प्रिंसेस ट्रॉपिकल आइलैंड पहुंचे ताकि एक सोलर इक्लिप्स की तस्वीर ले सके। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से लाइट के रास्ते पर भी स्पेस टाइम के मुड़ने का गहरा असर पड़ना चाहिए और सूरज जैसी विशाल चीजों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करते हुए अपने आसपास लाइट को मोड़ना चाहिए। एडिंगटन ने इक्लिप्स की जो फोटोज ली उनमें हायाटस क्लस्टर के स्टार्स गलत जगहों में दिखाई दे रहे थे। उनसे आने वाली लाइट रास्ते में मुड़ गई थी। आइंस्टाइन की थियरी सच साबित हुई और इस बार टाइम बिल्कुल परफेक्ट थी। अगले ही दिन आइंस्टाइन दुनिया भर में मशहूर हो गए। इस बारे में लंदन टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिया और जापान में हर जगह के अखबारों में पहले पेज पर यह न्यूज आई थी। नवंबर 1999 में छपी इस खबर ने आइंस्टाइन को वो इंसान बना दिया जिन्हें आज हम सब इतने अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आज हम आइंस्टाइन का चेहरा छपी टी शर्ट्स और कॉफी मग्स और बाकी की स्टाइलिश चीजें खरीदते हैं। आइंस्टाइन दुनिया भर में मशहूर हो गए थे और अब तक ये ऐसे जाने माने साइंटिस्ट बन गए जिन्हें लोग फौरन पहचान जाते। टेढ़े मेढ़े स्पेस टाइम से बने यूनिवर्स की इस थियरी की मदद से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनिवर्स को लेकर हमारी समझ की काया पलट कर दी।
और 1960s और 70s के दशक में स्टीवन हॉकिंग समेत नए यंग साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने इन आइडियाज का इस्तेमाल करके यूनिवर्स की सबसे अजीब घटना को समझना शुरू किया। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को 1950 में इजाद किया था, लेकिन यह फिर काफी लंबे वक्त तक थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक छोटा सा हिस्सा थी। लेकिन 1960 के दशक में जब स्टीफन हॉकिंग जैसे लोगों ने जनरल रिलेटिविटी के काम करने के तरीके को समझने के लिए अपनी मैथमेटिकल अकल को दौड़ाना शुरू किया, तब इससे जुड़ी ऐसी बातें समझ में आने लगी जो आइंस्टाइन को भी पता नहीं थी। वो सबको यूनिवर्स के वजूद में आने के तरीके के बारे में बताने लगे। ऐसा भी अनुमान था कि बिग बैंग सिर्फ कही सुनी बात थी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था, और स्टीफन ने मैथमेटिक्स की मदद से कैलकुलेशन करके ये पक्का सबूत दिया कि ऐसा हुआ था। हम बिग बैंग से पहले के टाइम के बारे में कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि उससे पहले टाइम था ही नहीं। बिग बैंग थ्योरी बरसों से काफी चर्चा में थी। इसकी शुरुआत आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के ठीक बाद हुई थी। फिजिक्स की एक बहुत कमाल की बात यह है कि जैसे ही आप फिजिक्स की एक थियरी बना देते हैं तो वो थियरी आपकी नहीं रहती, वो थियरी अब दुनिया भर में पहुंच जाती है। ये कोई नोवेल लिखने जैसा नहीं है जो कि हमेशा के लिए आपका ही रहता है। आइंस्टाइन ने अपनी थियरी बना दी तो इसमें कोई शक नहीं है कि कई ऐसे लोग होंगे जो आइंस्टाइन की इक्वेशन को उनसे भी ज्यादा अच्छी तरह समझ पाए होंगे। जब दूसरों ने आइंस्टाइन की थियरी के साथ काम किया तो पता चला कि ये कितनी जबरदस्त थी। इसका अंदाजा खुद आइंस्टाइन को भी नहीं था। ये ना सिर्फ यूनिवर्स की बनावट के बारे में बता सकती थी, बल्कि ये हमें उसका इतिहास भी बता सकती थी। 1927 में जॉर्ज लेमेट्रे नाम के एक कैथोलिक मैथमेटिशियन जानना चाहते थे क्या आइंस्टाइन के इक्वेशन से पूरे यूनिवर्स का शेप पता चल सकता है। ये पता करने के लिए उन्हें ये मानना था कि पूरे यूनिवर्स का मास कहाँ मौजूद था। पूरे यूनिवर्स के बारे में जानने का सबसे आसान तरीका है एक बड़ा अंदाजा लगा लेना, और वो ये कि यूनिवर्स का मास पूरे यूनिवर्स में लगभग बराबर बराबर ही बटा हुआ है। यूनिवर्स का हर हिस्सा बिल्कुल यहाँ मेरे पीछे इन रेत के टीलों की तरह रेत का एक टीला जैसा एक जगह पर है, वैसा ही किसी दूसरी जगह पर है। और जो हमने देखा उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा अंदाजा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पर यूनिवर्स में गैलेक्सी बराबर बराबर बटी हुई है। लेकिन जब लेमेट्री ने अपने एक जैसे यूनिवर्स पर आइंस्टाइन की इक्वेशंस आजमाई तो उन्होंने एक चौंका देने वाली खोज की। वो चाहे उसमें कोई भी वैल्यूज डालते, उनसे एक जैसा नतीजा नहीं आ रहा था। यूनिवर्स या तो सिकुड़ रहा था या बहुत मुमकिन है फैल रहा था। लेमेट्री की खोज से कई बड़ी बातें सामने आई। यूनिवर्स बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम वक्त में पीछे की तरफ जाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि यूनिवर्स छोटा हो रहा होगा। और लेमेट्री को एहसास हुआ कि अगर हम वक्त में काफी पीछे चले जाएं तो उस वक्त यूनिवर्स का सारा मैटर एक छोटे से पॉइंट में जमा हो गया होगा। लेमेट्री ने इसे नाम दिया कॉस्मिक एग, और ये उनके हिसाब से यूनिवर्स की शुरुआत थी। और आज हम इसी को कहते हैं द बिग बैंग। बिग बैंग की खोज के जरिए कैथोलिक प्रीस्ट लेमेट्री ने ये दिखाया कि यूनिवर्स की भी शुरुआत हुई थी। कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उनमें से एक थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। दुनिया भर के सभी महान एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट को पूरा यकीन था कि हम एक स्टैटिक यूनिवर्स में रहते हैं जो ना कभी सिकुड़ता है और ना फैलता है। बाकी चीजों से अलग यूनिवर्स की शुरुआत का ना ही बीच का ना ही खत्म होने का कोई वक्त है। क्योंकि अगर किसी चीज की शुरुआत हुई थी तो जाहिर आप पूछेंगे कि उसकी शुरुआत से पहले क्या था और किस वजह से शुरुआत हुई। तो लोगों ने अचानक सोचा कि चलो छोड़ो इस बात को, मान लो कि कोई शुरुआत थी ही नहीं, यूनिवर्स हमेशा से था और हमेशा कायम रहेगा। और जब उनकी इक्वेशन से ये बात सामने आई कि यूनिवर्स बाकी सब चीजों की तरह बदलता रहता है और हो सकता है इसकी एक शुरुआत हुई हो और शायद कल अंत हो, तो उन्होंने इसे नहीं माना।
1920 के दशक में सबसे बड़ा सवाल यही था कि हम किस यूनिवर्स में रहते हैं, लिमिट्री के फैलते यूनिवर्स में या आइंस्टाइन के एक जैसे रहने वाले में। इस सवाल का जवाब 1929 में उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप से मिला, जो लॉस एंजलिस के पास माउंट विल्सन पर लगा था। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल दूर दराज की गैलेक्सी को स्टडी कर रहे थे और उन्होंने पाया कि लगभग सभी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही थी। वो जितनी दूर थी उतनी तेजी से और दूर जा रही थी। इससे आखिरकार साबित हो गया कि यूनिवर्स एक्सपैंड यानी फैल रहा था। और उस पल आइंस्टाइन को धक्का लगा और उन्होंने जैसे खुद से पूछा, जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशन जो कह रही थी, मैंने उस पर यकीन क्यों नहीं किया? देखा जाए तो वो चाहते तो ये खोज होने से सालों पहले ही वो इसका पता लगा सकते थे। जब उन्हें सबूत दिखाया गया तो आइंस्टाइन ने अपनी गलती मान ली। उन्होंने कहा कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। स्टीवन हॉकिंग दुनिया में तब मशहूर हुए जब उन्होंने एक पेपर लिखकर ये साबित किया था कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई होगी। लेकिन उनका सबसे महान काम था यूनिवर्स की सबसे दिलचस्प चीज के बारे में समझाना, और वो थी ब्लैक होल्स। कहा जाता है सच अक्सर कहानी से भी ज्यादा अजीब होता है, और ये बात सबसे ज्यादा सही बैठती है इन ब्लैक होल्स पर। वो सच में स्पेस में बने होल्स हैं जिनमें चीजें गिर सकती हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकती। वो ऐसी जगह है जहां ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ताकतवर है कि कोई चीज यहां तक कि लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल्स के बारे में पहली बार 1916 में बताया गया था। पहले विश्व युद्ध में जंग पर गए जर्मन आर्टिलरी ऑफिसर कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड खाली वक्त में आइंस्टाइन की इक्वेशंस के साथ छेड़छाड़ करते हुए ये देख रहे थे कि वो स्पेस टाइम को कितनी दूर तक खींच सकते हैं। उन्होंने देखा कि मैटर जितना घना हो जाता है उतना ही स्पेस टाइम मुड़ता जाता है। अगर हम सूरज जितने बड़े मास को दबाकर करीब 3 किलोमीटर बड़े गोले में तब्दील कर दे तो उससे स्पेस टाइम में इतना गहरा होल बन जाएगा जिसका कोई अंत नहीं होगा। उस होल के अंदर फिजिक्स के नियम काम नहीं करेंगे, टाइम रुक जाएगा और स्पेस हमेशा के लिए चलता रहेगा। लेकिन ये नामुमकिन लगता था कि इतने ज्यादा मैटर को पिचकाकर इतना छोटा बनाया जा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1939 में एक पेपर लिखा था कि मैटर को एक हद के बाद दबाया नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से आइंस्टाइन ये सोचते हुए ही चल बसे कि ब्लैक होल सच में होते ही नहीं। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया कि स्टार्स के साथ उनकी जिंदगी खत्म होने के दौरान क्या होता है। अपनी जिंदगी के ज्यादातर वक्त में यानी कि अरबों साल तक एक स्टार अपनी खुद की ग्रेविटी के सामने टिका रहता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन से हीलियम बनाने का न्यूक्लियर प्रोसेस से पैदा होने वाला थर्मल प्रेशर होता है। लेकिन आखिर एक दिन स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है। जब किसी स्टार का फ्यूल खत्म होता है तो वो अपनी ग्रेविटी से लड़ नहीं पाता। मीडियम साइज स्टार एक बड़े विस्फोट के साथ बिखर जाते हैं जिसे सुपरनोवा कहते हैं, और पीछे एक बेहद घनी चीज छोड़ जाते हैं। ये न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिनका मास हमारे सूरज जितना होता है, लेकिन ये सिर्फ 10 किलोमीटर का बड़ा गोला बनकर रह जाते हैं। लेकिन ये यूनिवर्स की सबसे जबरदस्त चीज नहीं है।
क्योंकि यूनिवर्स में इनसे भी बड़े स्टार्स हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। वो अनगिनत स्टार्स जिनका मास न्यूट्रॉन स्टार से ज्यादा है। जब कल उनका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाएगा तब उनका क्या होगा? तब वो सिकुड़कर एक छोटे और बेहिसाब डेंसिटी वाले एक पॉइंट में बदल जाएंगे, यानी ब्लैक होल में। यानी विशाल स्टार्स के खत्म होने के तरीके में ऐसा एक तरीका छुपा था जिससे ब्लैक होल्स बन सकते हैं। इससे तो यही लगता है कि यूनिवर्स में लाखों ब्लैक होल्स होंगे, फिर भी ना तो किसी ने कभी कोई ब्लैक होल देखा और ना ही न्यूट्रॉन स्टार। वो असल में इतने छोटे और दूर होते हैं कि वो आम टेलीस्कोप से कभी नहीं दिखते, लेकिन एक नई तकनीक विकसित हो रही थी। ये मलाड रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है। 60 के दशक की शुरुआत में इस तरह के रेडियो टेलीस्कोप से स्पेस के ऐसे नए नए इलाके दिखने लगे जो हम नॉर्मल लाइट से देख नहीं सकते। और 1965 में 24 साल की जॉसलिन बेल नाम की एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ने यहाँ एक नया रेडियो टेलीस्कोप बनाना शुरू किया जिसका नाम था इंटरप्लैनेटरी स्किंटिलेशन अरे। हम लगभग आधा दर्जन लोग थे जिन्होंने 2 साल की मेहनत करके इसे बनाया। इसमें लकड़ी के काफ़ी सारे खंभे लगे, लगभग 1000 से भी ज़्यादा, और लगभग 240 किलोमीटर वायर और केबल लगे। ये बहुत मेहनत का काम था। मेरी पीएचडी होने तक तो मैं पूरी पहलवान बन गई थी। टेलीस्कोप से मिलने वाला डेटा इस कमरे में भेजा जाता था जहां वो पेपर के लंबे रोल्स पर प्रिंट होता था। हर रोज 200 फीट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग होती थी। जॉसलिन बेल को इन रोल्स में जो जानकारी मिली उसने हमारी यूनिवर्स की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। ये ओरिजिनल चार्ट का एक टुकड़ा है और इसमें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हमने तय किया कि हमें इसे फैलाना होगा और उसके लिए पेपर को पेन के नीचे से तेज़ी से ले जाना होगा, और तब हमें ये ढेर सारी पल्सेस मिली। पल्स 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 पल्स। फिर चुनौती ये पता लगाने में थी कि ये रहस्यमय रेडियो सिग्नल्स कौन पैदा कर रहा है। ये पल्सेस बहुत छोटी और सीधी है, इसलिए इन्हें छोड़ने वाली चीज़ छोटी होनी चाहिए। और एक बात जो हमें तुरंत दिखी वो ये थी कि इन सभी पल्सेस के बीच एक दम बराबर का वक्त था। ये चीज़ थक नहीं रही, यानी इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो ये बड़ी होनी चाहिए, यानी ये छोटी भी है और बड़ी भी है। ये समझने के लिए इसकी बारीकी को समझना है। ये चौड़ाई में छोटी, मास में बड़ी थी। ये सबसे पहला पल्सार है, CP1919। अगर आप रेडियो सिग्नल सुने तो उसकी आवाज़ कुछ इस तरह की होती है। ये घूम रहा है। जॉसलिन ने कुछ नए अनोखे किस्म के स्टार्स ढूंढ लिए थे, छोटे बेहद नन्हे स्टार्स जिनसे कोई लाइट नहीं निकलती, लेकिन जो बहुत जबरदस्त रफ्तार से घूमते हैं और घूमते वक्त वो रेडियो वेव्स की बीम्स छोड़ते हैं। उन्हें नाम दिया गया पल्सार्स। ये एक पूरा स्टार है जो इतनी तेज़ घूम रहा है। तो और भी तेज़ घूमते हैं। सबसे तेज़ घूमने वाले की आवाज़ किचन मिक्सर जैसी होती है, क्योंकि वो 1 सेकंड में 700 बार घूमता है। सुनकर यकीन नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि पल्सार्स के होने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी।
वो न्यूट्रॉन स्टार थे जो मरते हुए सूरज के टूटने से बने थे। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। ये बहुत ही लाजवाब बात थी क्योंकि एक न्यूट्रॉन स्टार का होना जो एक डेड स्टार था, एक बेहद डेंस मैटर से बनी हुई चीज़ थी। अगर वो असली है और उन्हें देख सकते हैं तो शायद ब्लैक होल्स भी असली होंगे, क्योंकि ब्लैक होल्स एक तरह से स्पेस के कब्रिस्तान में स्टार्स का अगला पड़ाव ही तो है। तब पहली बार ऐसा लगा कि शायद ब्लैक होल्स सच में हो सकते हैं, और इस बात ने स्टीवन हॉकिंग और अगली पीढ़ी के फिजिसिस्ट में नई दिलचस्पी को जगा दिया। वो एक सुनहरा दौर था जब हमने रिलेटिविटी को हॉकिंग के नजरिए से समझा और जाना, और हमें उनकी थ्योरी मिली ब्लैक होल्स की।